नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिज्ञानशाकुन्तलम प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हमारा जो है ये चल रहा है। तो हम पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम के प्रथम अंक के 7 श्लोक समाप्त कर लिए थे। अब गद्य भाग आ रहा है, उसे आप देखिए। सूतः सूतः हे आयुष्मन् उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगः। हे आयुष्मन्, हे आदरणीय चिरंजीवी राजा जी, उद्घातिनी भूमिरिति, यह जो ज़मीन है आश्रम की ये ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ मतलब समतल नहीं है, ऊंची नीची है। उद्घातिनी ऊंची नीची है। मया रश्मि संयमनात्, मेरे द्वारा रश्मि संयमनात् यानी रासों को यानी जो उसकी जो लगाम होती है घोड़े की, वो घोड़ों की लगाम को मैंने, बागडोरों को मैंने क्या कर लिया, संयमित कर लिया है, थोड़ा खींच लिया है, नियंत्रित कर लिया है। रथस्य मंदीकृतो वेगः, जिसके कारण रथ का वेग धीरे हो गया है। तात्पर्य यह है, हे आयुष्मान, जमीन समतल नहीं है, इस कारण से मैंने बागडोर खींचकर रथ का वेग धीरे कर दिया है। अच्छा, रथ का वेग, हे आयुष्मान उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेगः। तेन, इस कारण से, मृगः एष विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः, इसीलिए इसके कारण क्या हुआ, वेग धीमा करने के कारण इससे इस हिरण का अंतर अधिक हो गया है। हिरण के मध्य और हमारे मध्य जो दूरी है वो बढ़ गई है। हम दोनों का जो बीच में गैप है, जिसे कहते हैं अंतराल, वो अंतराल जो है वो दूर हो गया है, क्योंकि रथ का वेग धीरे कर लिया राजा सारथी जी ने। तो घोड़े जो है पीछा कर रहे हैं हिरण का, तो हिरण तेज भाग रहे, घोड़े धीरे कर दिए, तो क्या हुआ, दोनों की बीच में जो है अंतराल वो बढ़ गया। इसलिए इसलिए ये पंक्ति आई है, तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः, जिसमें आप में और हम में आप में और हिरण में जो है अंतर हो गया, हम में और हिरण में। संवृत्तः संप्रति समदेशवर्तिनः, इस समय समतल भूमि आ चुकी है। संप्रति, इस समय, समदेशवर्ती, तेन न दुरासदो भविष्यति, अब समतल भूमि आ चुकी है, इससे हिरण का अंतर अब समतल स्थान आने के कारण आपके लिए यह आसान नहीं होगा उसे पाना। हिरण को प्राप्त करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। दुरासदः न भविष्यति, न दुरासदो भविष्यति, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, दुष्कर नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने लिखा है, क्या हो गया है, संप्रति, इस समय, अब, समदेशवर्तिनः, समतल भूमि आ जाने के कारण, ते, आपके लिए दुरासदो न भविष्यति, वह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हिरण को पकड़ना अब हमारे लिए कठिन नहीं होगा। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पहले भूमि जो उबड़ खाबड़ थी, जिसके कारण मैंने अपना रथ का वेग धीरे कर लिया था। मेरे रथ का वेग धीरे करने के कारण क्या हुआ था, वह हमसे दूर हो गया था हिरण, और अब समतल भूमि आ गई है। अतः समतल भूमि आ जाने के कारण अब हिरण के मध्य और हमारे मध्य ज़्यादा दूरी नहीं है, हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे, उसका पीछा कर लेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द है, उद्घातिनी, उद प्लस घात का अर्थ ऊपर उठाना, अर्थात उबड़ खाबड़ जो है ना, हिचकोले है, जिससे उद्घातिनी का अर्थ हिचकोले वाली या विषम भूमि है। रश्मि का अर्थ बाग या बागडोर, यानी अभी क्या है,
प्रग्रहे रश्मौ, ये अमरकोश में ऐसा प्राप्त होता है। अभिपुः प्रग्रहे रश्मौ अमरकोशः। संयमन, संयत करना या रोकना। विप्रकृष्टांतर, जिसका अंतर अधिक हो गया है। विप्रकृष्टा का शाब्दिक अर्थ दूर है। समदेशवर्ती, समतल स्थान पर। दुरासदः, दुरासदः का मतलब दुर्लभ। ये यहाँ पर कुछ शब्द आपको बता दिए हैं। अब हम श्लोक की ओर अग्रसर। तो राजा कह रहा है सबसे पहले, राजा तेन ही मुच्यताम अभीशवः। तो अब आप राजा कह रहे हैं तब तो ठीक है, तेन ही ठीक है, मुच्यंताम छोड़ दीजिए, अभीशवः अब आप लगाम ढीली छोड़ दीजिए। ये मतलब यहाँ पर ये जो बताना चाहते हैं, ये राजा का कथन है। उन्होंने कहा कि अब मैं जो है लगाम ढीली कर रहा हूँ ताकि हम आसानी से हिरण का पीछा कर पाएंगे, ये सारथी जी ने कहा था। अब राजा कह रहे तेन ही मुच्यंताम छोड़ दीजिए, अभीशवः। इसका मतलब है राजा ये कह रहे तब तो ठीक है, ढीली छोड़ दीजिए लगाम को। तो यहाँ पर ढीली छोड़ देने पर क्या हो रहा है? सूत कह रहे हैं, सारथी जी कह रहे हैं, यथा आज्ञापयतु आयुष्मन, जैसी आप आज्ञा दे रहे हैं। यथा आज्ञापयत्यायुष्मन, जैसी आपकी आज्ञा हो। रथ वेगम निरूप्य, रथ की गति को निरूप्य देखकर। आयुष्मन पश्य, हे चिरंजीवी देखिए देखिए। यहाँ पर जो लिखा ना सारथी आयुष्मन की, यत आज्ञापयति आर्य है, जैसी आपकी आज्ञा। रथ की चाल का अभिनय करते हुए, आयुष्मान हे आदरणीय, हे चिरंजीवी, देखिए देखिए, पश्य। अब पश्य कह दिया। अब क्या देख रहे हैं? तो किस प्रकार का वर्णन यहाँ पर देखिए देखिए। प्रस्तुत श्लोक में जो है लगाम छोड़ दिए जाने पर, ढीली कर दिए जाने पर घोड़ों के दौड़ने का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। श्लोक संख्या 8 को प्रारंभ कर रहे हैं, तो श्लोक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह भी महत्वपूर्ण श्लोकों के अंतर्गत है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णः, तत् आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीया, धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। वापस से देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, प्रथम पंक्ति। द्वितीय, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः, ये द्वितीय पंक्ति। तृतीया, आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लंघनीया, तृतीय पंक्ति। और चतुर्थ, धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। ये यहाँ पर श्लोक समाप्त हो गया। अब इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि किस प्रकार से, इस प्रकार उन्होंने बताया आयुष्मान जो है, आयुष्मान चिरंजीवी आदरणीय, उसके लिए प्रयुक्त हुआ राजा जी के लिए। अब यहाँ पर क्या इसका श्लोक का है अर्थ है, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अनुवाद की ओर देखेंगे। मुक्तेषु रश्मिषु पूर्वकाया, यानी बागडोर के छोड़ दिए जाने पर, ये रथ में निरायत पूर्वकाया, ठीक है, ये रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं, जिनके शरीर का अगला भाग अत्यंत विस्तृत हो गया है। निरायत पूर्व काया, निरायत, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, बागडोरों के छूटते ही ये रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं, जिनके शरीर का अगला भाग अत्यंत विस्तृत हो गया है। निरायत पूर्व काया, जिनकी कलंगी चोटी स्थिर हो गई है, जिनके कान शांत और उठे हुए हैं। ये दूसरी पंक्ति में जो पंक्ति आई है ना, उसका ये बताना चाहते हैं। कौन सा? यहाँ पर दूसरी पंक्ति क्या है?
दूसरी पंक्ति यहाँ पर है निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णाः। इस पंक्ति का आशय यही है, क्या है कि जिसके तेज गति से चलने के कारण रथ में जुते हुए घोड़े जो जिनका शरीर अगला भाग अत्यंत विस्तृत हो गया है और उनकी तेज गति के कारण जिनकी कलंगी निभृतोर्ध्व कर्णाः, तो ये कलंगी जिसकी चोटी स्थिर हो गई है, जिनके कान निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णा, जिनके कान शांत और उठे हुए हैं, ऊर्ध्व निभृतोर्ध्व है ना। अच्छा, तथा जो अपने द्वारा उठाई हुई धूल के द्वारा भी लंघनीय नहीं हो रहे हैं, ऐसे दौड़ते हैं मानो हिरण का वेग न सह पा रहे हो। ये पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। आत्मोद्धतैरपि, अपने द्वारा उठाई गई भी रजोभिर, धूल को भी लंघनीय नहीं है। धावंत्यमी, धावंती ये जो दौड़ रहे हैं कौन, अमी ये घोड़े, मृग जवाक्षमयेव रथ्या, मानो हिरण के वेग को सहन नहीं कर पा रहे हो। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि वो इतनी तेज गति से वो घोड़े दौड़ रहे हैं, और दौड़ते हुए घोड़े जो दिख रहे हैं तो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, बागडोर के छोड़ देने के कारण, लगाम के ढीले कर देने के कारण ये रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं, जिनके शरीर का अगला भाग अत्यंत विस्तृत हो गया है, फैल गया है, जिनकी कलंगी चोटी स्थिर हो गई है, जिनकी कान शांत और उठे हुए हैं, तथा जो अपने द्वारा उठाई हुई गर्द यानी धूल के द्वारा भी लंघनीय नहीं है, ऐसे दौड़ते हुए ये हिरण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो हिरण का वेग न सह पा रहे हो। रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकायाः निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णाः आत्मोद्धतैः अपि रजोभिः अलंघनीया अमी रथ्याः मृगजवाक्षमया इव धावन्ति। ये आपको बताया है। संस्कृत के हिसाब से अगर करते हैं तो रश्मिषु प्रग्रहेषु मुक्तेषु शिथिलीकृतेषु, फिर अभी एते नितराम आयतम विस्तृतम पूर्वम अग्रम कायस्य देहस्य येषां ते निरायत पूर्वकायाः, फिर निष्कंपाः निश्चलाः चामराणाम चमरी पुच्छाम शिखाम, फिर अगर अग्राणी ये शाम ते निष्कंप चामर शिखाः निभृतौ शांतौ ऊर्ध्वौ ऊर्ध्वगतौ कर्णौ यानी श्रवणे ये शाम ते निभृतोर्ध्व कर्णाः आत्मना स्वेन उद्धतैः उत्थापितैः अपि रजोभिः धूलिभिः न लंघनीया पराजययोग्याः अलंघनीयाः रथ्याः रथवाहिनः अश्वाः मृगस्य हरिणस्य जवे वेग विषये अक्षमया असहनशीलतया हेतोः इति यथा धावन्ति द्रवन्ति, दौड़ रहे हैं। तात्पर्य क्या है, प्रस्तुत श्लोक में एक महत्वपूर्ण अलंकार घटित हो रहा है। यहाँ पर दौड़ते हुए घोड़ों का सुंदर चित्रण किया गया है, अतः यथा तथ्य घटना का वर्णन किए जाने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार का यह अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ये बताया गया उत्तम कोटि के नस्ल के घोड़े किस तरह भाग के हिरण पर उड़ जाते हैं, ये बता रहे हैं। उड़ जाते हैं इसका वर्णन किया गया है। शरीर के अगले भाग को फुलाना, कलंगी को निश्चल रखना तथा धूल के उठने के पहले ही आगे बढ़ जाना आदि वर्णन सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि उन्होंने उन घटनाओं को साक्षात
देखने के पश्चात ही शब्दों में निबद्ध किया है। यहाँ पर कालिदास जी का सूक्ष्म चित्रण दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। कौन सा छंद कौन सा है? मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिलका नामक छंद का प्रयोग हुआ है। अब आप पूछेंगे वसंत तिलका छंद का क्या लक्षण है? तो वही है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। उक्ता वसंत तिलका अथवा गेया वसंत तिलका तभजा जगौगः। वो वसंत तिलका नामक छंद में 14 वर्ण होते हैं और वह क्रमशः तगण भगण जगण जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं क्रमशः। तगण, वापस से, वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं जो क्रमशः तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। हो गए तगण भगण 6, जगण जगण 12 और 2 गुरु वर्ण हो गए 14। तो लिखा गेया वसंत तिलका अथवा उक्ता वसंत तिलका, दोनों बोल सकते हैं। गेया वसंत तिलका तभजा जगौगः या उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु से वसंत तिलका छंद होता है और पादांत में यति होती है। उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पर घटित हो रहा है। एक अलंकार तो है उत्प्रेक्षा, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य सवेन यत्, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और दूसरा स्वभावोक्ति अलंकार भी घटित हो रहा है। आगे हम अगले श्लोक में अगला करेंगे प्रारंभ अगले वीडियो में। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।